Assalamu alaikum class. So today we'll discuss money and capital market instruments. So हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट टाइप की मार्केट्स, जैसे कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, देन द मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और डेरिवेटिव्स की मार्केट भी है। स्टिल ये चार मेजर की मार्केट्स हैं। प्राइमरी मार्केट जहां पहली बार शेयर इशू होता है, ठीक है। द मार्केट वेयर द फर्स्ट टाइम वी इशू शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां एक अंडरराइटर की सर्विस लेते हुए एक कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू करती है। डोंट बॉदर अबाउट राइटिंग, आप सुन लें, ये कंटेंट आपको ऐसे ही मिल जाएगा सारा, ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, रिटर्न में मिल जाएगा। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां पर पहली बार शेयर इशू होने के बाद आपने जब बेचने होते हैं या खरीदने होते हैं तो आप वहां जाते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी मार्केट क्या है कि एक कंपनी जाती है एक अंडरराइटर के पास, यूजुअली ये बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, तो वो अंडरराइटर अंडरराइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। उसके अगेंस्ट वो आपकी सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन और सारे डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट करके आपके शेयर सेल करवाता है कंपनी के, और ये गारंटी भी देता है इन सम केसेस कि अगर शेयर ना बिके सारे मार्केट में तो बचे हुए शेयर वो खुद परचेज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ वो आपके शेयर जो है प्रमोट करते हैं। अक्सर आपने अगर एचपीएल यूज किया हो तो इनकी एटीएम के ऊपर आ भी रहा होता है कि ये शेयर आईपीओ हो रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है। ये असला भी करता है, यहाँ पर एचपीएल भी करता है, इंटरनेशनली गोल्डमैन सैचेस बहुत पॉपुलर है इसके लिए। तो पहली बार शेयर ये इशू करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा ब्रांचेस का नेटवर्क है, बहुत मैसिव ब्रांचेस हैं। तो अगर कंपनी खुद इशू करना चाहे तो पूरे पाकिस्तान से पैसे कलेक्ट करके लोगों को शेयर कैसे इशू करेगी? ये अपनी ब्रांचेस में फॉर्म रखते हैं, फॉर्म फिल करें, उसी ब्रांच में पैसे जमा करा दें, उसी अकाउंट में चले जाते हैं आपके अगेंस्ट। तो जिस अगर लेट्स सपोज बहुत ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया तो उसकी बैलेटिंग होगी, तो बैलेट के अंदर जिन लोगों का निकलेगा उन लोगों को शेयर इशू कर दिए जाएंगे, उनके पैसे कंपनी को चले जाएंगे। जिनका नहीं निकलेगा उनके पैसे उनको वापस कर दिए जाएंगे। अगर थोड़े हैं तो उन सबको शेयर इशू कर दिए जाएंगे और बाकी के शेयर जो बैंक है वो परचेज कर लेगा अंडरराइटर, ठीक है। यूजुअली वो ये कंडीशन ये फैसिलिटी देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार दें, उसकी फीस डेफिनेटली ज्यादा होगी। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंडरी मार्केट ये है स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर अब आप दूसरी बार ये शेयर बेचना है। अब पहली बार इशू हो गया है, आपको मिल गया, अब आप बेचना चाहते हैं कि बस मुझे और नहीं रखना, तो आपको ये स्टॉक एक्सचेंज में जाकर बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शेयर अब आपका स्टॉक एक्सचेंज जाएगा, वहां पर बिकेगा। स्टॉक एक्सचेंज में इसलिए क्योंकि वो ब्रोकर्स डिफरेंट के थ्रू आप बेचते हैं, क्योंकि उनके पास एक सीट होती है स्टॉक एक्सचेंज में जिसके अगेंस्ट वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आपका, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड वी कम टू दी मनी मार्केट। मनी मार्केट बेसिकली वो मार्केट है, अब अगेन ये सारी मार्केट्स हैं, अगर आप देखें तो ये मार्केट जैसे आम मार्केट होती है, कपड़ों की मार्केट है, सब्जी की मार्केट है, फ्रूट्स की मार्केट है, हर चीज की अलग मार्केट होती है, इस तरह ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहली मार्केट है मनी मार्केट, जो कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के अंदर डील करती है, जहां मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होंगी सारी, जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर होगी, आमतौर पर 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, और सबसे ज्यादा पॉपुलर 15 डेज और 3 मंथ्स वाली कैटेगरी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वो है जो इंस्ट्रूमेंट, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट इनकी लाइफ 1 ईयर से लेस की होगी जो मनी मार्केट में ट्रेड हो रहे होंगे, ठीक है। पहला इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल, अ शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन इशूड बाय द यूएस गवर्नमेंट। ये टी बिल्स कहलाते हैं, ट्रेजरी बिल्स। ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यूएस गवर्नमेंट इशू करती है शॉर्ट टर्म की फाइनेंसिंग के लिए। पाकिस्तान के अंदर इसके अगेंस्ट अगर आपने सुना हो कभी, तो अक्सर आपने न्यूज में सुना होगा कि आज स्टेट बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन किया और इतने के बॉन्ड फ्लोट किए हैं, ठीक है, फॉर 3 मंथ्स या फॉर 1 मंथ। तो ये बेसिकली आपकी गवर्नमेंट एक ट्रेजरी बिल, एक टी बिल, एक बॉन्ड टाइप का फ्लोट कर देती है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 महीने के लिए। 3 मंथ्स इसलिए भी क्योंकि 3 मंथ के बाद वो अपनी पॉलिसी रिवाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमें और इशू करने हैं या पिछले वाले भी वापस ले लेने हैं, तो वो अकॉर्डिंगली 3 मंथ्स के लिए इशू कर देते होते हैं। अगेन इसकी लाइफ कुछ भी हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट इशू करती है। पर्पस क्या होता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बेसिकली अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है, दैट मीन्स के मार्केट में पैसे की सर्कुलेशन ज्यादा हो रही है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक इस तरह से या कोई भी ट्रेजरी जो है वो इशू करती है बॉन्ड या टी बिल्स। जब लोग ये बिल्स परचेज कर लेते हैं तो उस केस में वो पैसा मार्केट से निकलकर स्टेट बैंक के पास जाकर स्टोर हो जाता है। अब इस केस के अंदर इन्फ्लेशन कम हो जाती है मार्केट में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिकली एक टूल है ये, ठीक है।
लेकिन आपको बेनिफिट क्या है कि जब आप ये परचेज करते हो तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो 3 महीने का, तो 3 महीने का आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। देन कम्स द फेडरल फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स ट्रांसफर्ड बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूजुअली फॉर नो मोर देन 1 डे, ठीक है। ये वो फंड्स हैं जो बेसिकली ओवरनाइट जो है ना बैंक्स आपस में लैंडिंग बोरोइंग के लिए यूज करते हैं, चाहे आप ट्रेजरी से ले रहे हो या बैंक्स आपस में लैंडिंग बोरोइंग करें, जो ओवरनाइट लेते हैं, ठीक है। बेसिकली बैंक्स में डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, तो कभी अगर एक बैंक के पास पैसे कम पड़ गए हैं दूसरे के साथ जो अकाउंट सेटल कर रहे हैं उसके अंदर, तो वो ओवरनाइट उससे बोरो करेंगे, यार ओवरनाइट इतने दे दो, कल जितनी भी क्लियरेंस होगी उसके अंदर ही क्लियर हो जाएगा तमाम। ओवरनाइट का रेट लग जाता है, उसके ओवरनाइट भी अंडरस्टूड होता है कि जो ओवरनाइट का रेट है, इंटरेस्ट का रेट, वो लग जाएगा, वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दैट मींस कि जो इंटरेस्ट रेट ओवरनाइट का होता है बैंक्स का आपस में बॉन्डिंग का, वो होता है काइबोर, पाकिस्तान में काइबोर, इंटरनेशनली लाइबोर। ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि इस पर काइबोर या लाइबोर का इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा, चाहे एक दिन के लिए हो रहा है, ठीक है। तो यूजुअली एक दिन के लिए जब बैंक या फिर बैंक को पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो वो स्टेट बैंक से बोरो करता है कि जी एक दिन के लिए हमें पैसे दे दें, कल जब हमारी ट्रांजैक्शन होंगी तो वापस क्लियर हो जाएंगे, तो वो एक दिन के लिए स्टेट बैंक से पैसे बोरो कर सकता है, और उसके ऊपर अगेन काइबोर का रेट अप्लाई होगा। रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, इनको हम रिपोज भी कहते हैं, ठीक है। रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, रिपोज agreements involving the sale of securities by one party to another with a promise by the seller to repurchase the same securities from the buyer at a specified date and price, ठीक है। अब इससे रिलेटेड फिलहाल मैं आपको कैपिटल मार्केट की एक एग्जांपल दे देता हूं, बाद में मैं जब इसको ये, क्योंकि हम अभी तो इनको बहुत ब्रीफली टच कर रहे हैं, आगे हमने इनको इन डिटेल देखना है, ये भी देखेंगे कि ये एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इनकी पूरी प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, कौन सेल करता है, कौन बाय करता है, पर्पस क्या होता है, डिटेल में इनको देखेंगे, ठीक है। रिपो जो रिपर्चेज एग्रीमेंट की एक अगर मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ आपको, तो आपने कभी कॉलेबल बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा कि हम बॉन्ड इशू करें लेकिन ये कॉलेबल है, मतलब हम कभी भी रिकॉल कर सकते हैं कि आप अपने पैसे लें और ये बॉन्ड हमें वापस भेज दें, ठीक है, कॉलेबल बॉन्ड। या फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड का भी सुना होगा कि ये बॉन्ड है, ये कन्वर्टेबल है, हम जब चाहेंगे, या एक सर्टेन मैच्योरिटी की डेट उसके ऊपर मेंशन होती है कि इस डेट को हम आपसे या तो आपके पैसे देकर ये बॉन्ड क्लियर कर देंगे, या फिर हम आपको शेयर की ऑप्शन देंगे कि हर बॉन्ड के अगेंस्ट या हर 2 बॉन्ड्स के अगेंस्ट या 10 बॉन्ड्स के अगेंस्ट एक शेयर हम आपको दे सकते हैं, तो आप वो कन्वर्ट हो जाएंगे वो बॉन्ड्स इनटू शेयर। तो ये बेसिकली रीपर्चेज कि वो जो एसेट आप दे रहे हैं उसको रीपर्चेज भी करते हैं, रीपर्चेज की आपके अंदर क्लॉज होती है कि हम इसको रीपर्चेज कर लेंगे। ये वैसे कैपिटल मार्केट के केस में बॉन्ड्स जो होते हैं, स्पेशली शॉर्ट टर्म में बॉन्ड्स कम ही इशू होते हैं, लेकिन यहाँ एक रीपर्चेज एग्रीमेंट एक टाइप के होते हैं, जब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आपको करवानी होती है, तो बिल्कुल इसी तरह से आप उनको कहते हैं हम ये बॉन्ड इशू कर रहे हैं लेकिन इतनी ड्यूरेशन का, इसके बाद ही हम आपसे रीपर्चेज कर लेंगे, तो रिपोज इनको कहा जाता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट। Then comes commercial papers, short-term unsecured promissory notes issued by a company to raise short-term cash. ये शॉर्ट टर्म के अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स हैं कि शॉर्ट टर्म में जब आपको कैश की जरूरत पड़ी तो आपने अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशू कर दिए। अगेन यहाँ भी मैंने सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं की। सिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि आपने उस बॉन्ड के या उस फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल क्लेम के पीछे कोई एसेट रखवाया है उसको सिक्योर करने के लिए। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि जी आप मुझे 2 लाख रुपए उधार दे दें, ठीक है। अब आप कहते हैं यार मैं कैसे उधार दे दूं, कोई सिक्योरिटी तो हो ना मेरे पास, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं जी कि ये मेरा लैपटॉप आपके पास सिक्योरिटी के तौर पर रखा हुआ है, मैं आपको हफ्ते में 2 हफ्ते में वट एवर टाइम ड्यूरेशन है वो आपको रीपे कर दूंगा। ये सिक्योरिटी है कि अगर मैं ना पे कर सका किसी और जगह से तो मैं इसको बेचकर आपके पैसे दूंगा। ये मेरे पास आपके लिए सिक्योरिटी के तौर पे मैंने कोलैटरल रख दिया कि ये चीज के अगेंस्ट सिक्योर्ड है, ठीक है। अनसिक्योर्ड वो होता है जहां पर पीछे कोई एसेट नहीं रखा जाता, सिर्फ एक सादा प्रॉमिसरी नोट कि भाई मैं तुम्हें इतने पैसे देने के मिजाज हूं, मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा, IOU जो एक होता है बेसिकली। तो यूजुअली जैसे आपकी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग हो रही होती है, अक्सर लोग क्रेडिट के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जो क्रेडिट के ऊपर ट्रेडिंग हो रही होती है वहां पर सादा पर्ची है ना, कि सादा पर्ची भाई मैंने तुम्हें इतने उधार देने हैं, इतने का माल मेरे पास आ गई है, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, जब वो माल बिकेगा वो आपको पेमेंट करेगा, इस तरह की पर्ची टाइप का एक सिस्टम है ये, ठीक है। लेकिन जरा ये एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है, इसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। लेकिन ये अनसिक्योर्ड होता है, इसके पीछे कोई सिक्योरिटी कोई एसेट नहीं रखा हुआ होता। यहां पर ये बात भी क्लियर कर दूं कि अनसिक्योर्ड है तो ये तो रिस्की या बहुत मसले वाला हो गया, तो इसमें आपको सादा सी बात समझाता हूँ, ठीक है। आसान एग्जांपल,
लेट्स सपोज, हाँ ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, या मैं आपको कहता हूँ कि मुझे लोन चाहिए, ठीक है, आपसे 1 लाख रुपए का लेट्स सपोज लोन चाहिए, ये भी कहते हैं इन्हें लोन चाहिए 1 लाख रुपए का, किसे लोन देंगी आप? अगर इस केस के अंदर अभी आपको देना है तो किसको देंगी? अभी चूज करें किसको देना है। ओके, इन्हें दे देंगी, क्यों? नहीं, सिक्योरिटी हम कोई नहीं दे रहे आपको, हम सिर्फ कह रहे हैं हमें लोन चाहिए, सिक्योरिटी हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं। यू नो हिम, कि ये दे सकते हैं, ओके, चलिए ठीक है, यू हैव सम इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर आप ये डिसाइड कर रही हैं कि ये लोन रीपे कर देंगे, ठीक है। ये इस केस में यूजुअली जैसे कि अगर आप मुझे लोन ऑफर करती हैं तो आपको ये पता है कि ओके दिस इज अ रेप्यूटेड फैकल्टी मेंबर, तो ये नहीं चाहेंगे कि मैं इनकी कंप्लेंट डीन को करूं कि उन्होंने मुझसे लोन लिया और वापस नहीं किया। तो यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ सिक्योरिटी, सम सॉर्ट ऑफ अ क्लू कि यहाँ से मुझे पैसे वापस मिल सकते हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप लोन देते हैं, ठीक है। ये रेपुटेशन, आपको पता है कि जी ये बंदा, इसकी नाम रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो विदाउट एनी सिक्योरिटी आप लोन दे देंगे उस केस के अंदर, ठीक है। तो जो अनसिक्योर्ड लोन होता है इसका मतलब ये नहीं, ये बहुत रिस्की है या ये बड़ा ही अनसिक्योर्ड है, तो अजीब सा किसी ने ऐसी लोन दे दी है। अनसिक्योर्ड लोन वही इशू करेगा जिसका नाम होगा, वरना कोई पैसे देगा? फिर एक बंदे का नाम ही नहीं, पता ही नहीं कि ये कौन है क्या है, उसकी रेपुटेशन खराब है कि ये पैसे वापस नहीं करता, तो उससे तो आप पहले कहेंगे भाई पहले इधर सामान रखो जिसके अगेंस्ट मैं लोन दूं, ठीक है ना। ये आम तौर पे किसी ने लोन लेना हो, ये आम बैंक्स के अंदर भी गोल्ड लोन भी है, पहले इधर गोल्ड रखो उसके अगेंस्ट हम तुम्हें लोन देते हैं, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन सिर्फ वही दे रहा होगा, उसी को मिलेगा जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी हो कि अनसिक्योर्ड लोन ये इशू कर रहा है तो कोई बात नहीं, इसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि ये पैसे वापस करेंगे। जैसे कि अब ये लोन कोई ये तो नहीं ना कि मैं दे दूंगा ये कोई और बंदा दे देगा, यहाँ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जो बेसिकली कमर्शियल पेपर इशू कर रहा होगा, ठीक है, उसकी रेपुटेशन होगी, ठीक है, कि ये 300 साल से जी ये बिजनेस चल रहा है, कई अरब रुपए के इसके एसेट्स हैं, तो क्या वो 2 करोड़ रुपए के लोन के पीछे ये सारे एसेट छोड़ के भाग जाएगा? अजय छोड़ के भाग जाए तो बिल्डिंग इधर छोड़ के जाएगा ना, कि बिल्डिंग उठा के क्या बहिरा अरब में ले जाएगा? बिल्डिंग तो यहीं रहेगी, हम बेच देंगे। गेट दी आइडिया? तो अनसिक्योर्ड लोन वही इशू करता है जिसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी हो कि इसके अंदर गारंटी की जरूरत नहीं है, इसका नाम ही काफी है, ठीक है। नेगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, negotiable certificates of deposit. Bank issued time deposits that specifies an interest rate and maturity date and is negotiable. ठीक है, that means can be sold by the holder to another party. ये अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में समझाऊं आपको कि आपने अगर बैंक ड्राफ्ट कभी देखा, जैसे फीस वगैरह के लिए या कहीं पर भी आप अप्लाई कर रहे होते तो आपको बैंक ड्राफ्ट जमा करवाने को कहते हैं, ठीक है। क्यों आपसे चेक नहीं ले लेते? चेकबुक तो आपके पास, उधर ड्राफ्ट बनवाने आपको बैंक जाना पड़ेगा, क्योंकि चेक बुक के अंदर जरूरी नहीं है ना कि आपका चेक कैश ही हो, ड्राफ्ट कैश होके रहेगा। बैंक ने गारंटी दी हुई है कि जी ये पैसे मैंने इससे ले लिए हैं, मेरे पास पड़े, जब आओगे मैं पैसे दे दूंगा। ये बैंक ड्राफ्ट की तरह गई है कि बैंक, इस तरह से फर्क ये है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट पे होता है, ठीक है। बेसिकली ये हो रहा है कि आपने उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये इसकी मेच्योरिटी की डेट है और ये नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल का मतलब ये है कि अगर मैंने लिया है तो मैं आगे बेच सकता हूं, ये बैंक ये नहीं कहेगा नहीं कि जिसने लिया था वही आकर इसके अंदर पैसे ले। जैसे ड्राफ्ट आपने जिसके नाम पे इशू करवा दिए उसी को पैसे मिल सकते हैं और किसी को पैसे नहीं मिल सकते उसके, ठीक है, आपको अदरवाइज कैंसिल करवाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन नेगोशिएबल जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये क्योंकि नेगोशिएबल है, दैट मींस कि जिसके पास होगा वो जाकर पैसे ले सकता है, ये बॉट और सोल्ड किया जा सकता है ड्राफ्ट की तरह कि पैसे आपके सिक्योर बैंक के पास पड़े और ये आपको मिलने हैं, इस तरह की एक सिक्योरिटी है बेसिकली इसके अंदर। बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ये टाइम ड्राफ्ट है बेसिकली, टाइम ड्राफ्ट पेएबल टू अ सेलर ऑफ गुड्स विद पेमेंट्स गारंटीड बाय अ बैंक। कि टाइम बैंकर्स एक्सेप्टेंस आपने दे दी है कि जी बैंक इस बात की गारंटी कर रहा है कि जी ये सामान आप इसको भेजते हैं, ये पैसे आपको बैंक देकर रहेगा, बैंक की गारंटी है कि ये पैसे आपको मिलेंगे। जैसे कि मुझे कोई चीज मंगवानी है या मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे आया ऑर्डर लेट्स सपोज अमेरिका से कि जी मेरे लिए इतनी बेडशीट्स बना दें या सीट कुशन कवर बना दें, हमने बनाए। अब मैं भेजने के टाइम पे सोच रहा हूँ कि यार
1000 बेडशीट्स का ये कुशन कवर्स का ऑर्डर है, तो ये मैं यहाँ से शिफ्ट कर दूं, कल को वो मुझे पैसे ना दे, मेरे लिए रिस्क है। ठीक है, उसके लिए क्या रिस्क है जी, मैं इसको आज पेमेंट कर दूं, मुझे पेमेंट मांग रहा है, कल को या तो माल नाकिस निकल है, या आधी शीट्स खराब हो, या फिर वो जो माल है वो मुझे पहुंचे ही नहीं, कभी भेजे ही ना, यहाँ से शिप ही ना करे, मैं कैसे पहले पेमेंट कर दूं, दोनों का डिस्ट्रस्ट हो गया ना। तो यहाँ पर फिर बैंक इन्वॉल्व होता है। बैंक वहां पर गारंटी देता है कि जी इससे मैंने पेमेंट रिसीव करके अपने पास रख ली है, आपका माल जैसे यहाँ पहुंच जाएगा ये एश्योर करेगा कि जी माल ठीक है, सारी पेमेंट आपको रिलीज कर दी जाएगी, बैंक की गारंटी है कि पेमेंट आपको की जाएगी। इस बेस के ऊपर फिर ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं बैंकर्स एक्सेप्टेंस। तो टाइम ड्राफ्ट पेमेंट होती है और ये बैंक की तरफ से गारंटीड होती है। यहां हम कंक्लूड कर रहे हैं अपने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को। देन कम्स इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब कैपिटल मार्केट वो है जिसकी लाइफ 1 ईयर से लेकर, डेट के केस के अंदर यूजुअली 30 ईयर्स, 30 साल का कर्जा होता है, लोन होता है सबसे बड़ा, 30 साल का बॉन्ड, ये 30 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड लेट्स सपोज इशू हुआ होगा, ठीक है, या कोई और बॉन्ड है, या फिर ये हो जाता है कि दिस कुड बी लाइक जिसे हम कहते हैं ना कि शेयर्स की फॉर्म के अंदर है, तो फिर इसकी लाइफ 1 ईयर से लेकर इट कुड बी इनडेफिनेट। हो सकता है कोई कंपनी 300 साल से चल रही है और आगे पता नहीं कितने और साल चलेगी, तो इनडेफिनेट लाइफ है ना, कह नहीं सकते कितने साल चलेगी। हो सकता है कोई कंपनी 2 साल में बैंकक्रप्ट हो जाए, तो वहां पर कोई गारंटी नहीं है, तो इसकी लाइफ 1 साल से लेकर अनलिमिटेड हो सकती है, या डेट के केस में 30 साल तक की हो सकती है यूजुअली। इस मार्केट के अंदर तमाम वो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होंगे जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा की है। सबसे पहली चीज जो मैंने अभी डिस्कस की, कॉर्पोरेट स्टॉक या कॉमन शेयर्स। ठीक है, कॉर्पोरेट स्टॉक द फंडामेंटल ओनरशिप क्लेम इन अ पब्लिक कॉर्पोरेशन, के पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो ओनरशिप का क्लेम होता है आपका ऑन द फाइनेंशियल एसेट्स एंड द पोटेंशियल फ्यूचर अर्निंग्स, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ दैट कंपनी, कि जी मेरा ये शेयर है, मैंने इस कंपनी के इतने एसेट खरीदे हुए हैं और ये जो भी फ्यूचर में कमा कर लाएंगे वो उसके ऊपर मेरा क्लेम है, क्योंकि मैंने ये शेयर खरीदा हुआ इसका। तो ये वो कॉर्पोरेट शेयर होता है। तो ये जो कॉर्पोरेट शेयर इसकी लाइफ क्योंकि इंडेफिनिट होती है, वी कैन नॉट नो कि कितनी होगी, तो ये कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा होता है। दूसरी चीज जो ट्रेड होती है वो है मॉर्टगेजेस। मॉर्टगेजेस को हम बड़ा ही गलत समझते हैं, ठीक है, पर डेफिनेशन बताता हूँ। लोन्स टू इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस टू परचेज अ होम, लैंड और रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। तो ऐसा कोई भी लोन जिससे आप जमीन खरीदें, घर खरीदें, या कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदें, कमर्शियल और अदरवाइज रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदें, इंडिविजुअल खरीदे या बिजनेस खरीदे, ये मॉर्टगेज होगी। ठीक है, इसको मॉर्टगेज कहा जाता है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, लैंड या घर खरीदने को मॉर्टगेज कहा जाएगा लोन के ऊपर। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं इशूड बाय दी कंपनीज या कॉर्पोरेशन। सो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय कॉर्पोरेशंस। बॉन्ड्स कंपनीज इशू करती हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आज से कुछ 10-11 साल पहले एंग्रो ने, तकरीबन कुछ काफी अर्सा हो गया वैसे इस बात को, एंग्रो ने अपना नया पैसा के नाम से बॉन्ड इशू किया था। ठीक है, सो बहुत मैसिव किस्म के उन्होंने बॉन्ड इशू किए थे, 10%, 11% आई थिंक इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ऑफर किया था, जबकि तब इंटरेस्ट रेट बड़ा कम होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप बैंक में पैसे रखवाते हैं तो कितना इंटरेस्ट रेट मिल सकता है आपको? यूजुअली अकाउंट पे 4 है, फिक्स डिपॉजिट पे तकरीबन 6 है। अगर आप माइक्रो फाइनेंस की तरफ चले जाएं तो वो थोड़ा सा ज्यादा देते हैं, 6 से कुछ प्लस दे देते हैं, हम 6 ले लेते हैं लेट्स सपोज। अगर आप बैंक में पैसे रखवाते हैं तो आपको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो लोगों ने इसलिए इजी पैसा, जो ये सॉरी इजी पैसा कह रहा हूं, नया पैसा के नाम से जो बॉन्ड इशू हुए थे ये परचेज हुए, इसके ऊपर आपको 10%, 11% मिलेगा। ठीक है, तो लोगों को फायदा हो रहा था, लोगों ने ये बॉन्ड परचेज कर लिया। कंपनी को क्या मिला? या पैसे तो मिल गए, लेकिन 6% के पर लोगों को बैंक से मिल रहा था, तो आपने 10 पे ऑफर कर दिए, कंपनी को क्या बचा? सॉरी, नो, कंपनी को भी बेनिफिट हुआ। नंबर 1, इतना ज्यादा फाइनेंस चाहिए था कि जो शायद कोई भी बैंक उसको सिंगल बैंक ऑफर ना करता। ठीक है, तो वो लोगों से ही लेना पड़ना था लोन।
ठीक है। दूसरी चीज, इतने ज्यादा बड़े लोन के लिए ज्यादा लोगों के लिए बॉन्ड परचेज करना जरूरी था, तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे तो ज्यादा लोग बॉन्ड परचेज करेंगे। तीसरी चीज, कंपनी को बैंक से सस्ता पड़ा। अगर बैंक से लोन लेते तो सबसे कम रेट जो मैंने आखिरी चेक किया है वो काइबोर प्लस 2% या 3% था, जो कि नेशनल बैंक ऑफर कर रहा है तकरीबन 14.5-15% के करीब। फिर इससे ऊपर ही होता है तकरीबन नॉर्मल बैंक्स का 16, 17, 18 तक, और ये यूजुअली बाकी कॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की भी आ जाती है। तो अगर 14-15% भी हो तो उन्हें 10 पे मिल गया, देयर हैप्पी। जहां अरबों रुपए का अगर लोन है तो उसके ऊपर 5% कैलकुलेट तो करके देखें। 1 अरब का भी हो, हालांकि ज्यादा का होगा, 1 अरब का भी हो तो 5 करोड़ रुपए बनते पर ईयर, जो उन्होंने बचाए अगर बैंक से लोन लेते तो। फिर दूसरी बात, बैंक तो कभी भी आ जाएगा जी कि ये जी आपका लोन हमें लग रहा है आप पे नहीं कर सकते, तो आप हमें फौरी तौर पर हमारे पैसे वापस करें। क्या 1 लाख लोग जिन्होंने बॉन्ड खरीदे वो सारे कंपनी के दरवाजे के बाहर आके पैसे मांग लेंगे? उनको पैसे चाहिए, मार्केट में जाएंगे, बॉन्ड बेचेंगे, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। तीसरे, अब एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट, जब बैंक आपको लोन देगा वो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स के जी किस चीज में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, आप अपने ट्रेड सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है। दूसरी चीज, बैंक जब लोन देगा तो आईएमएफ की तरह एक बंदा बिठाएगा आपके पास कंपनी के अंदर, जो इतना बड़ा लोन देने के बाद मॉनिटर करता रहे कि जी आप वही सब कर रहे हैं जो बैंक ने इंश्योर किया है कि क्या करें। वो इंटरफेयर भी कर सकता है आपके ऑनर को, ये ऐसे नहीं ऐसे करेंगे आप। लेकिन इतने सारे लोगों ने जब बॉन्ड आपसे खरीदा तो वो क्या अपना एक बंदा भेज रहे हैं कि जी जाकर बैठो कंपनी में, देखो वो हमारे लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सही से। एट दी एंड तो कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स हुए इसके साथ। तो इसलिए कॉर्पोरेशन बॉन्ड इशू करते हैं। और एक रीजन ये भी है कि वो शेयर इशू करें तो फिर ओनरशिप के अंदर परसेंटेज चेंज हो जाती है। तो ओनर्स कहते हैं शेयर इशू ना करें, बॉन्ड इशू कर दें, ताकि ओनरशिप की रेशो चेंज ना हो। और बॉन्ड होल्डर्स का कोई वोट भी नहीं है, तो कंपनी की डिसीजन मेकिंग के अंदर वो इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते। सो यूजुअली कंपनीज को बेनिफिट हो रहा होता है बॉन्ड इशू करके, इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि बॉन्ड इशू कर दें। देन कम्स इन ट्रेजरी बॉन्ड्स, कि ये वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं जो यूएस ट्रेजरी इशू करती है, इशूड बाय द यूएस ट्रेजरी। सो कोई भी जैसे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये तकरीबन फ्लूइड या कैश की तरह ही होते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि ये चीज आप मुझे 1000 रुपए की बेच दें, और मैं 1000 रुपए की जगह यार 1000 रुपया तो नहीं है मेरे पास, ये 1000 रुपए का बॉन्ड है, ये रख लो आप, तो आमतौर पर वो एक्सेप्ट हो जाता है। कोई एतराज नहीं करता बॉन्ड में, उनको पता है कि जी मैं आगे 1000 रुपए का बेच भी सकता हूँ, पड़ा भी रहेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ही मिलना है ना, नुकसान तो कोई नहीं है। वो पैसे डूबने वाले नहीं होते यूजुअली, गवर्नमेंट बॉन्ड बड़ा सिक्योर होता है। ठीक है। अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड को सबसे सिक्योर कहा जाता है, ट्रिपल ए रेटिंग होती है कि ये पेमेंट करेंगे ही करेंगे, ये बैंकरप्ट नहीं होते। ठीक है। तो इस तरह गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योर होते हैं। गवर्नमेंट लोन इशू कर रही है, बेसिकली लोन ले रही है कि लोगों से कि आप हमें पैसे दें और हम आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे और बाद में आपके पैसे वापस कर देंगे। देन कम्स इन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब ये बेसिकली क्या है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशूड बाय द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ये यूजुअली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं, ये कॉर्पोरेशन होती है, वो भी इशू कर देती होती हैं। स्टेट या लोकल गवर्नमेंट बॉन्ड, या जैसे कि हम कहेंगे कि जी प्रोविंस ने, जैसे कि अमेरिका में स्टेट्स हैं, इंडिया में स्टेट्स हैं, तो स्टेट अपना बॉन्ड इशू कर दे, वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने लॉज बना सकते हैं, अपना कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट के बाद से प्रोविंसेस भी इंडिपेंडेंट है, तो प्रोविंसेस भी बॉन्ड इशू कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो कोई प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करने के लिए प्रोविंस को या स्टेट को पैसे चाहिए, तो वो जी बॉन्ड इशू कर देगा कि बॉन्ड है, इस प्रोजेक्ट से जो पैसे आएंगे उससे फिर हम वापस इसकी पेमेंट, को मोटर पे बनाना है, तो बड़ी कोई कंपनी बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बड़ा स्टील मिल लगानी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, तो वो इसके थ्रू फाइनेंसिंग करवा सकते हैं बॉन्ड्स के थ्रू। इस तरह लोकल गवर्नमेंट भी करवा सकती है, ये हमारे यहाँ तो भी नहीं है, लेकिन जैसे कि अब आप किसी भी दुनिया की कंट्री देख लें, वहां पर मेयर होगा हमेशा, लोकल गवर्नमेंट होगी। तो अगर लंदन में तो उसका एक मेयर है। अब मेयर साहब ने डिसाइड किया कि जी यहाँ पर इस शहर के अंदर टाउन हॉल होना चाहिए, काउंसिल होनी चाहिए, कोई मस्जिद बनानी है, कुछ भी बनाना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई प्लांट लगाना है, तो वो डिसाइड करते हैं जी हम इसके लिए पैसे तो नहीं है, हम बॉन्ड इशू कर देते हैं, उसके थ्रू बाद में इसके प्रोजेक्ट से जो पैसे आएंगे वहां से पे करते हैं, या अपने बजट में से पे करते रहेंगे, तो वो भी बॉन्ड इशू कर सकते हैं। इसी तरह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, अमेरिका के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इशू कर देती है बॉन्ड। उनको कोई डंपस्टर चाहिए, कोई ट्रक्स चाहिए, जो ये आपके गार्बेज ट्रक्स होते हैं, या कोई भी किस्म के इक्विपमेंट चाहिए, और पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तो वो बॉन्ड इशू कर देंगे, बाद में अपने बजट में से या उसकी जो अर्निंग हो रही है, रेवेन्यू हो रहा है, उसमें से उसकी पेमेंट करते रहेंगे।
तो ये पाकिस्तान में भी हो सकता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफरेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन वो इशू कर सकती है। तो ये आगे यही आ रहे आई थिंक आने वाला है, यूएस गवर्नमेंट एजेंसीज। सो ये जैसे कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कोलैटरलाइज्ड बाय अ पूल ऑफ एसेट्स एंड इशूड बाय द एजेंसीज ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, कि कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी एजेंसी गवर्नमेंट की जो है वो एक पूल ऑफ एसेट्स बनाती है कि जी ये एसेट्स एज कोलैटरल रखिए, ये सिक्योरिटी है, अगर हम पैसे ना दे सके तो इन सिक्योरिटीज को बेचकर हम आपके पैसे दे देंगे, ठीक है, और इसके अगेंस्ट हमें बॉन्ड दे दें, हम पैसे दे दें, ताकि हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं इसके लिए हमें पैसे दे दें ताकि हम ये एक नया प्रोजेक्ट लगा सकें, ये काम कर सकें, ठीक है। देन कम्स इन बैंक एंड कंज्यूमर लोन्स। तो ठीक है, जितना भी लोन टू कमर्शियल बैंक्स एंड इंडिविजुअल्स है, कि कमर्शियल बैंक ने लोन लिया, इंडिविजुअल ने लोन लिया, बिजनेस ने लोन लिया, ये तमाम लोन जो हैं ये भी कैपिटल मार्केट के ऊपर ट्रेड हो रहे होते हैं, ये कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ जाती है, जहां पर आप फॉरेन एक्सचेंज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको किसी और कंट्री में जाना है तो वहां की करेंसी चाहिए, या फिर जैसे कि आपकी कंट्री ने कुछ इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करने के लिए अगेन आपको बेसिकली एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, क्योंकि आप उस कंट्री में तो उस कंट्री की करेंसी देंगे ना, तो आपने कुछ एक्सपोर्ट करना है तो अब आप अपनी करेंसी डिमांड कर रहे होंगे उनसे कि हमें तो हमारी करेंसी में पेमेंट चाहिए, तो अगेन आप डॉलर में ले सकते हैं, तो आपको डॉलर चाहिए होगा, अगर आपको पेट्रोल खरीदना है और वो डॉलर में खरीदना है तो आपको पहले डॉलर चाहिए उसके लिए, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट चाहिए जहां पर आप एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी परचेज कर सकें। मूविंग ऑन टू द लास्ट मार्केट जो बेसिकली डेरिवेटिव सिक्योरिटी मार्केट्स हैं। इसके अंदर डेरिवेटिव सिक्योरिटी मार्केट है क्या? द मार्केट इन विच डेरिवेटिव सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। मैंने बताया जैसे कि डिफरेंट चीजों की मार्केट्स होती हैं, कपड़े की मार्केट में कपड़ा ट्रेड होगा, फ्रूट्स की मार्केट में फ्रूट्स ट्रेड होंगे, वेजिटेबल की मार्केट में वेजिटेबल ट्रेड होगी, लेदर की मार्केट में लेदर ट्रेड होगा, ठीक है। तो जिस चीज की मार्केट होगी वो ट्रेड होगी, जहां पर डेरिवेटिव सिक्योरिटीज की मार्केट वहां डेरिवेटिव सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही है। ओके, डेरिवेटिव सिक्योरिटी है क्या? An agreement between two parties to exchange a standard quantity of an asset at a predetermined price on a specified date in the future। ये एक एग्रीमेंट हो गया मेरे आपके दरमियान में कि जी इतनी क्वांटिटी में इस प्राइस के ऊपर ये चीज मैं आपसे इस तारीख को खरीदूंगा या बेचूंगा, ठीक है, ये डेरिवेटिव है। मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, जिस किसी ने नहीं सुना हो तो इसके लिए आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकेंगे, मैं उनको अपलोड कर दूंगा, उनको रिमाइंड करवा दीजिएगा कि ये मैंने अपलोड करने हैं। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स जितनी भी हैं इन सबको हमने अभी तक जो डिस्कस किया है, इन सब की रेगुलेशंस है, मतलब आप डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं तो हर कंट्री ने अपनी रेगुलेशंस बनाई है कि ये मार्केट इस तरह से ऑपरेट करेगी, ये रूल्स एंड रेगुलेशन इन्हें फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पर मार्केट्स को कंट्रोल करती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, SECP जिसे हम कहते हैं। अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बहुत सारे काम करती है, जैसे कि वो इंश्योर करेगी कि कंपनीज को लाइसेंस दे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, वो इंश्योर करती है कि शेयर होल्डर्स के साथ धोखा ना हो, उनको सही इंफॉर्मेशन रिवील की जाए, यानी कि अगर वो एनुअल रिपोर्ट्स में डाटा सही नहीं आ रहा तो वो इंश्योर करेगी कि फाइन लगाए कंपनी को और कहीं सही डाटा रिवील करें, शेयर होल्डर को गलत मिस इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। इसी तरह से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ये भी इंश्योर करती है कि कंपटीशन हो मार्केट के अंदर, मोनोपोली ना हो, तो मोनोपोली करे तो जैसे कि कंपटीशन कंट्रोल एक है, उसके थ्रू वो उसको मैनेज करते हैं कि जी ये मोनोपोली बना रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लॉज हैं जिनको उन्होंने एग्जीक्यूट करना होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? ये इंटरमीडिएशन करता है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स, पहली चीज है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम ट्रेड करते हैं, जिनको हमने अभी अभी डिस्कस किया। ये ट्रेड कहाँ होंगे? ये फाइनेंशियल मार्केट्स में होंगे, जिनको हमने अभी सारी मार्केट्स को देख लिया कि इन मार्केट्स में ये इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे कहाँ से? तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं, जिनको बेचा जाता है मार्केट के ऊपर। ये मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रिंट करवा के चला जाए ये स्कूल का ये बॉन्ड है और जाकर बेचना शुरू कर दे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है इनको, वो इंटरमीडिएरी होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ये जो काम करते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का काम करते हैं, इंटरमीडिएरीज होते हैं, ठीक है।
तो ये इंस्टीट्यूशंस, ये जो बॉन्ड है या जो सर्टिफिकेट्स हैं या जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनको हम फाइनेंशियल क्लेम्स कह रहे हैं, इनको क्रिएट करते हैं और मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या? Institutions that perform the essential function of channeling funds from those with surplus funds to those with shortage of funds. ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो चैनल करते हैं पैसों को उन लोगों से जिनके पास ज्यादा पैसे पड़े हैं और वो उनको इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको इन्वेस्ट करने का नहीं पता, उन लोगों तक जो जिनको पैसों की जरूरत है एक इन्वेस्टमेंट के लिए लेकिन उनके पास पैसे नहीं है उनके। ठीक है। तो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के बाद ये इसको इस तरह से ट्रेड करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि नंबर 1 कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक क्या है? Commercial bank is a depository institution whose major assets are loans and whose major liabilities are deposits. कमर्शियल बैंक में बेसिकली आप जाएंगे अपने पैसे रखवाएंगे, ये उसके लिए एक लाइबिलिटी है क्योंकि ये डिपॉजिट्स हैं, आपने उधार दिया हुआ है, आपने पैसे उसके पास अमानतन रखवाए हुए हैं, उधार रखवाए हुए हैं, अमानतन भी नहीं उधार रखवाए हुए हैं, उसने आपको वापस देने ही देने हैं। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, अमानत और उधार के अंदर डिफरेंस जो है, अमानत अगर आपने किसी के पास रखवाई है तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो करेंसी नोट दिया था वही करेंसी नोट एज इट इज आपको वापस करना होगा उसे। अमानत के पैसे अगर चोरी हो गए, फ्लड में डिस्ट्रॉय हो गए, अमानत की चीज को कोई नुकसान हो गया लेकिन इसमें जिसके पास अमानत रखवाई थी उसका कोई कसूर नहीं था, इन दैट केस यू हैव नो क्लेम ऑन दैट मनी और दैट एसेट कि जी ये चीज मुझे अब कहीं से भी दो, क्योंकि वो नेचुरल लॉस हो गया। लोन के केस के अंदर आपने जब पैसे किसी को कर्जे के तौर पे दिए हैं, ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स आपको मैं बता रहा हूं, इन दैट केस ये पैसे वो इस्तेमाल कर सकता है और इसके साथ वो बिजनेस कर सकता है, किसी और को उधार दे सकता है, जो चाहे कर सकता है। उसके लिए वही करेंसी नोट आपको वापस देना जरूरी नहीं है, वही गोल्ड का बार आपको वापस देना जरूरी नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज, इन पैसों को इस्तेमाल करके वो अर्निंग भी कर सकता है। ठीक है। और सेकेंडली, अगर ये पैसे चोरी हो जाएं, डूब जाए, बिजनेस जिसमें उसने लगाए थे वो डूब गया, उसकी कोई गलती नहीं थी, बड़ी ईमानदारी से बिजनेस डूब गया, फ्लड आ गया, कोई नुकसान हो गया उसमें, ये डूब गए, फिर भी उसे ये कर्जा वापस करना है क्योंकि ये कर्ज था, ये अमानत नहीं थी, तो कर्जा वापस होता है। इसलिए बैंक के पास जब आप ऐसे रखवाते हो तो आपका कर्जा दिया हुआ होता है बैंक को, इसलिए उसकी लायबिलिटी होती है। और जब बैंक किसी और को वो देता है तो वो उसकी लायबिलिटी बन जाती है और बैंक के पास वो एसेट बन जाता है कि बैंक ने उससे ये पैसे रिसीव करने हैं। Commercial banks loans are broader in range, including consumer, commercial, real estate loans, than are those of other depository institutions. Commercial banks' liabilities include more non-deposit sources of funds, such as subordinate notes or debentures, than do those of other depository institutions. तो डिफरेंट टाइप के इनके पास एसेट्स होते हैं। ठीक है। जिसके अंदर लोगों के पैसे भी पड़े होंगे कमर्शियल बैंक्स के पास, डिपॉजिटरी नोट्स भी होंगे। ठीक है। इसके अलावा सबॉर्डिनेट नोट्स भी होंगे, तो बहुत सारे ऑप्शन इसके पास पैसे आए हुए भी हैं और बहुत सोर्सेस को ये पैसे दे भी रहे होते हैं, लोन आउट भी कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाकर भी पैसे लोन आउट कर रहे हैं। देन कम्स इन द अनदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको हम कहते हैं थ्रिफ्ट्स, THRIFTS, थ्रिफ्ट्स। ये डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, मुझे डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स एसोसिएशंस, savings banks and credit unions. Thrifts generally perform services similar to commercial banks, but they do tend to concentrate their loans in one segment, such as real estate loans or consumer loans. तो ये बेसिकली सेविंग्स एसोसिएशंस या जैसे कि सेविंग्स बैंक्स या क्रेडिट यूनियन, जैसे कि हमारे यहाँ एक कौमी बचत बना हुआ है, तो सेविंग्स एसोसिएशन, सेविंग्स यूनियन या किसी एक इंस्टीट्यूशन ने बना लिया अपना। वैसे तो जैसे कि अस्करी है वो अब तो कमर्शियल प्रॉपर बैंक की बनी थी, लेकिन यूजुअली आर्मी के करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही लोन्स देता है, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही डील कर रहा होता है और सेविंग्स के लिए उन्हीं एम्प्लॉयज के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है। जैसे कि आईयूबी के तमाम एम्प्लॉयज के लिए आईयूबी डिसाइड करती है कि हम एक बैंक बना देते हैं जो आईयूबी के एम्प्लॉयज को सिर्फ डील करेगा और उनके लिए लोन, ओके, वो औरों से डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकता है, पूरे बैंकिंग ऑपरेशंस कर सकता है, लेकिन वो लोन लेट्स सपोज आईयूबी को दिया करेगा या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दिया करेगा। ये पूरे पाकिस्तान के लेट्स सपोज हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, ये डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स, ये कहीं हम अपना एक बैंक बनाने जा रहे हैं,
तमाम लोगों से वो पैसे ले सकते हैं और हेल्थ केयर वर्कर्स भी अपने पैसे वहां रखवाएंगे, लेकिन वो लोन सिर्फ हेल्थ केयर के लिए ही देगा। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफाइड काम के लिए हो सकता है, जैसे यूनियंस के हो सकते हैं, ठीक है, सेविंग एसोसिएशन हो सकती हैं, सेविंग्स बैंक हो सकते हैं। देन कम्स इन इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस, पॉलिसी होल्डर्स जो हैं उसके, फ्रॉम एडवर्स इवेंट्स। Life insurance companies provide protection in the event of untimely death, illness, and retirement. Property casualty insurance protects against personal injury and liability due to accidents, theft, fire, and so on. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी आपको पता है कि आप लाइफ इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अगर आपकी अनमेच्योर डेथ हो जाए तो आपको पेमेंट कर देते हैं। इसी तरह से आप चीजों की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है, कार्स की, इवेंट्स के लिए, इंजरी के लिए, लाइबिलिटी के लिए। जैसे कि अक्सर आपने कभी सुना होगा कि जी किसी हीरोइन को अपने बाल शेव करवाने थे किसी एक फिल्म के लिए, तो जब उसने अपने बाल शेव करे उससे पहले उसने उनको इंश्योर करवा लिया कि अगर ना होगे दोबारा तो मेरा तो सारा करियर इसी के ऊपर बेस्ड है, मेरी तो सारी लाइफ इसी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि मैंने इस फिल्म के लिए, इस एक्ट के लिए इंश्योर करवा रही हूँ कि जी अगर ना होगे दोबारा तो मुझे इतने पैसे, इतने मिलियन डॉलर, इतने मिलियन रुपए ये कंपनी पे करेगी इंश्योरेंस को। इस तरह से गिटारिस्ट हैं तो अपनी फिंगर्स जिनसे वो गिटार बजाते हैं उनको इंश्योर करवा सकते हैं, करवाते हैं। इसी तरह से एक लाइबिलिटीज के अगेंस्ट भी इंश्योरेंस होती है। जैसे आप कार इंश्योरेंस लेते हैं तो उसके अंदर आप कोशिश करते हैं कि वो मिले जिसके अंदर लाइबिलिटीज भी कवर्ड है, क्योंकि अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया आपके अपने घर के अंदर, किसी दीवार के साथ, किसी कॉर्नर के साथ लग गया, कोई पब्लिक जगह को कहीं लग गया, तो वहां आपकी लाइबिलिटी ऐसे नहीं बनती हुई। लेकिन यूजुअली कार का एक्सीडेंट किसी दूसरी कार के साथ हो रहा होगा, किसी और की प्रॉपर्टी के साथ हो सकता है। इन दैट केस उसको डैमेज हुआ है, अब वो आप पे लाइबिलिटी का क्लेम डालेगा, जी इसकी गाड़ी की वजह से मेरी गाड़ी को नुकसान हुआ है, तो वो लाइबिलिटी भी आपके ऊपर पड़ गई। अपनी गाड़ी का तो नुकसान जो हुआ वो इंश्योरेंस वाले दे देंगे, अगर लाइबिलिटी कवर्ड नहीं है तो वो लाइबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। तो आप इसलिए लाइबिलिटी कवरेज भी लेते हैं कि भाई इससे किसी और को नुकसान हुआ तो वो भी कवर्ड है। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आप जब इंश्योरेंस लेते हैं आप कहते हैं कि साथ ही इंटरनेशनल में आपको स्टैंड बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर किसी और को नुकसान, तो लाइबिलिटी कवरेज भी चाहिए मुझे कि जी पानी पड़ा था आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, वो बंदा स्लिप हुआ, दूसरे जी मेरी टांग टूट गई, अब मेरे हेल्थ के सारे खर्चे ये देगा, तो अपनी इंश्योरेंस में भाई ये मेरे पास इंश्योर्ड थी कि इस प्रेमिसेस के ऊपर कोई लाइबिलिटी होगी तो आप देंगे, आप पे करें। लेट सपोज तो जो खर्चा बना, हॉस्पिटल वो आराम से बैठा जाके उसका खर्चा बन गया जी $10 लाख, कौन देगा भाई? तो वहां पर वो प्रेफर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी डील करे, हम इससे बचे रहे। Then comes in securities firms and investment banks, financial institutions that help firms issue securities and engage in related activities such as securities brokerages and securities trading. ठीक है, ये वो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, जैसे कि बैंक्स के अंदर एक होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन, ठीक है, या फिर जैसे कि बैंक्स अंडरराइटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली वो अंडरराइटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि और शेयर्स आप किसी कंपनी ने इशू कर रहे हैं तो उसको सर्विस दे रहे हैं, या फिर ब्रोक जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये सिक्योरिटी फर्म्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ये बेसिकली सिक्योरिटीज के अंदर उनको बनाने के अंदर, उनको फर्म्स के इशू करने के अंदर हेल्प कर रहे हैं, तो रिलेटेड एक्टिविटीज, उसके रिलेटेड जितने भी काम हैं वो ये करके दे रहे होंगे उन्हें। Then comes in finance companies, ठीक है, financial intermediaries that make loans to both individuals and businesses. Unlike depository institutions, finance companies do not accept deposits but instead rely on short and long term debt for financing. ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट्स देते हैं, बोरो भी करते हैं पैसे, उसकी बेसिस के ऊपर आगे फाइनेंशियल कंपनी के तौर पे लोगों को लेंड आउट कर देते हैं लोन, इंडिविजुअल भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, और जब वो वापस पैसे आते हैं उसमें से अपना कट रख के बाकी पे कर देते हैं। ये आम लोगों से पैसे नहीं लेते, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाला काम है ये वो काम नहीं करते। देन कम्स इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स financial institutions that pool financial resources of individuals and companies and invest those resources in diversified portfolio of assets. म्यूचुअल फंड क्या है? एक कंपनी बनाते हैं कुछ एक्सपर्ट्स मिलकर, ठीक है, ये एक्सपर्ट्स होते हैं स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स, इनको पता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कौन से अच्छे हैं और फिर ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। जब आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो क्या है किसी को पता है?
पहले समझा दो, ठीक है। ओके, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। एक ऐसी सिक्योरिटी है जो कि जब इकोनॉमी बूम पे होती है ना बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जब रिसेशन में जाती है तो लोग खरीदना छोड़ देते हैं। कोई भी ऐसी चीज है, लेट्स सपोज गाड़ियां, लग्जरी कार्स, एयर कंडीशनर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यूजुअली जब इकोनॉमी बूम पे होगी ना तो ये बहुत बिक रहे होंगे, लोग खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे, इकोनॉमी अच्छी जा रही है। जब इकोनॉमी रिसेशन में होगी ये चीजों की सेल नहीं हो रही होगी, लोग पैसे बचाएंगे कि यार ये चीजें फिर भी ली जा सकती हैं, अभी जरूरत है पैसों की। फिर से इकोनॉमी जब बूम पे जाएगी ये फिर से सेल के अंदर आ जाएगी, फिर रिसेशन में जाएगी तो उस तरह से ये चलता रहेगा सर, ठीक है। एक और सिक्योरिटी चीज है, ठीक है, लेकिन ये चीज जब इकोनॉमी बूम पे होती है लोग कहते हैं नहीं ये नहीं, ये इंफीरियर है, ये हम क्यों लें। जैसे कि आलू, लेट्स सपोज पोटैटो, इकोनॉमिक्स में हम इसकी एग्जांपल देते हैं, मैं फिलहाल इसकी एग्जांपल देता हूं, ठीक है जी। यार पोटैटो आजकल अच्छे, हमारे पास पैसे हैं तो अब पोटैटो क्यों खाएंगे भाई, हम तो चिकन लेंगे, ठीक है। तो जब इकोनॉमी अच्छी होगी तो बेसिकली पोटैटो की सेल नहीं हो रही होगी, ठीक है। जैसे ही रिसेशन में जाएगी, ओ हो यार पैसे बचाने हैं, चिकन छोड़ो पोटैटो लेके खाना शुरू करो, ठीक है। सेम ऑपोजिट जा रहा होगा ये ट्रेंड। इसमें अगर आप नोटिस करें, रिस्क हम किस चीज को कहते हैं, रिस्क इज द पोटेंशियल चेंज इन वैल्यू। हम इसको समझते हैं नेगेटिव हमेशा, कि नुकसान होगा तो रिस्क है, प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है वो भी रिस्की है। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है, ये फ्लक्चुएशन कि ऊपर के नीचे गया ऊपर के नीचे, ये रिस्क है, समझ रहे हैं इस बात को। ये फ्लक्चुएशन इसका ऊपर नीचे जाने, जब हम ये सिक्योरिटी लें ए या ये सिक्योरिटी लें बी, ये फ्लक्चुएट होंगी बहुत ज्यादा, ये रिस्की है बहुत। जब हम ये दोनों ले लेते हैं 50% ये 50% ये, अब क्या वही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, रिस्क खत्म हो रहा है, रिस्क कम हो रहा है बहुत ज्यादा आपका। जो वैसे मार्केट में रिस्क वो तो रहेगा, लेकिन आपका जो रिस्क है वो पोर्टफोलियो बनने से कम हो रहा है, जबकि रिटर्न स्टेबल हो रहा है। इसमें तो रिटर्न कभी बिल्कुल नीचे कभी बहुत ऊपर, रिटर्न अच्छा मिल रहा है, रिस्क कम हो गया बहुत ज्यादा। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बनाने से, डाइवर्सिफाइड क्या है कि एक चीज ऑपोजिट दूसरी ऑपोजिट, डिफरेंट चीजें लेनी है, एक जैसी लेनी। मतलब सारी जी हमने ले ली गाड़ियों की कंपनियां, लग्जरी कार बनाने वाली, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां, और वो सारी चीजें जो जब इकोनॉमी अच्छी होती है तब बहुत अच्छी चलती है, तो पता चला जब इकोनॉमी अच्छी तब तो बहुत पैसे मिल रहे हैं, जब बुरी हुई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, नुकसान हो रहा है उल्टा। इसीलिए हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेते हैं, हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाता है, फ्लक्चुएशन रिड्यूस हो गई है, और हमें एक स्टडी रिटर्न मिलता रहता है। तो ऐसी चीजें इसके अंदर रियल एस्टेट भी हो सकती है, इसमें गोल्ड भी हो सकता है, इसमें कोई भी चीज परचेज करके वो डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाते हैं बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, उसमें एप्पल के शेयर भी होंगे, उसमें वॉल्ट डिज्नी के शेयर भी होंगे, उसमें यूनिलीवर के शेयर भी होंगे, आईटी के शेयर भी होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के भी होंगे, ठीक है, बहुत टाइप के शेयर होंगे। और फिर वो इसको बेचते हैं कि भाई ये हमने एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना, इसका मैनेजमेंट भी करेंगे, अपनी मैनेजमेंट की फीस चार्ज करेंगे। लेकिन क्योंकि आपको नहीं पोर्टफोलियो बनाना आता और आप किसी एक कंपनी में पैसे लगाएंगे तो डूब जाएंगे, तो हम आम बंदे के लिए बने हुए पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बेच रहे हैं। अब हम आपको ये नहीं कि एप्पल का एक शेयर, एक माइक्रोसॉफ्ट, हम इनका जो पोर्टफोलियो बना दिया उसका एक हिस्सा आपको दे रहे हैं, ये पूरा इसका पोर्टफोलियो बन गया। लेट्स सपोज जो भी इसको फिलहाल डब्बे को पोर्टफोलियो समझ ले फिलहाल, तो इसके हिस्से कर दिए हमने। अब हम आपको कंपनी का शेयर बेच रहे हैं, इस पूरे पोर्टफोलियो का हिस्सा बेच रहे हैं। एक हिस्सा आपने लेना है तो ले लें, इन सब कंपनीज का एक छोटा सा हिस्सा आपको मिल जाएगा पूरे पोर्टफोलियो का। तो इसका ओवरऑल जो रिटर्न आएगा उसके अंदर से एक हम अपनी फीस चार्ज करके बाकी सारा आपको दे देंगे। दिस इज अ म्यूचुअल फंड। हेज फंड्स, financial institutions that pool funds from a limited number, for example less than 100 of wealthy या annual income more than 2 lakh, ठीक है, और net worth exceeding $1 million, इन लोगों से लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल से फंड्स पूल करते हैं। इंडिविजुअल्स एंड अदर इंडिविजुअल्स, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे कि कमर्शियल बैंक हो गए, एंड इन्वेस्ट दीज फंड्स ऑन देयर बिहाफ, usually keeping a large proportion, commonly 20% of any upside returns and charging a fee 2% on amount invested, ठीक है। तो ये बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों से जिनकी बहुत हाई नेटवर्क हो उनसे पैसे लेते हैं, क्योंकि ये हाईली रिस्की होंगे हेज फंड्स, ये रिस्की सिक्योरिटीज लेते हैं ताकि रिटर्न भी अच्छा है, क्योंकि रिस्क जितना ज्यादा होगा उतना रिटर्न ज्यादा होगा, नुकसान होगा तो उतना ज्यादा होगा।
पैसा ज्यादा आएगा तो उतना ज्यादा, इसलिए हाई नेटवर्थ वाले लोग यूजुअली इसमें इन्वेस्ट करते हैं कि जब प्रॉफिट हो तो बहुत हुआ, जब नुकसान हो तो भी बहुत हुआ। ठीक है, तो वो उनसे लोन लेते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं, कमर्शियल बैंक से ले लेते हैं। ठीक है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो रिटर्न है उसके ऊपर एक हाई फीस चार्ज करके बाकी इनको दे देते हैं कि ये आपका रिटर्न है। पेंशन फंड्स, अब ऐसे पेंशन फंड्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे पास भी एक ईओबीआई एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर भी। तो वो बेसिकली जो कंपनीज अब इंश्योरेंस नहीं देती, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या कोई भी कंपनी प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं देती, तो लोग वहां से अपने लिए इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, पूरी कंपनी के लिए ले सकते हैं कि जी आप इनकी पेंशन इंश्योर कर दें। तो उनकी सैलरी का एक सर्टेन परसेंटेज वो उनको देते रहेंगे, वो उसको इन्वेस्ट करेंगे और उस बंदे को पेंशन वो प्राइवेट कंपनी दे रही होगी एज कम्पेयर टू दैट कंपनी जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं। तो पेंशन फंड्स भी होते हैं इंटरनेशनली बड़े पॉपुलर, के खासतौर पर प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो आपको पेंशन नहीं देती। ठीक है, तो उसके लिए पेंशन कंपनी के पास, पेंशन फंड के पास आप जा सकते हैं कि जी मुझे पेंशन आप देंगे, मैं आपको एक हिस्सा दूंगा अपनी सैलरी का। Financial institutions that offer savings plans through which funds participants accumulate savings during their working years before withdrawing them during their retirement years. Funds originally invested in and accumulated in a person's pension fund are exempt from current taxation. पेंशन फंड का एक बेनिफिट ये भी है कि जो पैसे आप पेंशन फंड को देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, मुझे पेंशन देंगे सिर्फ, इस पर आमतौर पर टैक्सेशन नहीं होती। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, डायरेक्ट ट्रांसफर्स क्या होते हैं? A corporation sells its stock or debt directly to investors without going through a financial institution. ठीक है, कभी कभी कोई कंपनी इतनी बड़ी होती है तो उसके शेयर्स को पता है कि हमारे ऐसे बिक जाने और हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही बेचने हैं, बड़े लोगों को उसको बेचने हैं और हम डायरेक्टली बेच सकते हैं। तब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाती और अपने शेयर डायरेक्टली जाकर सेल कर देती, ऑफर करती थी बड़ी कंपनी तो भाई ये हमने अपने बेचने हैं, आपने लेने हैं, इंटरेस्टेड है, और डायरेक्टली सेल कर देती। दैट इज आवर डायरेक्ट ट्रांसफर। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या है? ये वो आसानी है जिसके साथ आप किसी भी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद द ईज विद व्हिच यू कैन कन्वर्ट एन एसेट इनटू अ इनटू कैश और लिक्विड फॉर्म। द ईज विद व्हिच यू कैन विद एन द ईज विद व्हिच एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको बहुत इजीली एज ऑफ नाउ बेच के फौरी तौर पे कैश नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन मैं गवर्नमेंट बॉन्ड को फौरी तौर पे बेच के कैश ले सकता हूँ, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी मुझे मिल जाएगी। गेट दी आइडिया? उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं कि ये चीज कितनी लिक्विड है। गोल्ड मैं कभी भी किसी भी टाइम फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर किसी के पास भी ले जाकर उसको बेच सकता हूँ और उसके लिए एक एडिक्वेट फेयर मार्केट वैल्यू उसकी ले सकता हूँ। गोल्ड तकरीबन कैश की तरह ही ट्रीट होगा। लेकिन ये डाइस, ये चेयर, अब ये चेयर हर किसी को नहीं चाहिए, सादा चेयर की में भी फिर भी बिक जाती, ये यूनिवर्सिटी स्कूल्स को चाहिए सिर्फ, लेट सपोज, तो डिफिकल्ट हो जाता है इस तरह की चीजों को बेचना, जो स्पेशलिटी आइटम हो। तो जो लिक्विड आइटम होगा जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, ये इजीली बिक जाते हैं और ये ज्यादा लिक्विड होते हैं। ये कम लिक्विड चीजें, जैसे कि गाड़ी है, घर है, इसको बिकने में टाइम लगता है, ये उतने लिक्विड नहीं है। गोल्ड लिक्विड, आपने गोल्ड रखा हो कभी भी बेच के कोई पैसे ले सकते हैं आप उसको। प्राइस रिस्क, the risk that an asset's sale price will be lower than its purchase price। ठीक है, ये है एक प्राइस रिस्क के, जब आप उसे बेचने जाएंगे तो उसकी प्राइस जो होगी वो उसको जितने में आपने खरीदा था उससे कम मिलेगी आप। ये है प्राइस रिस्क कि आपने खरीदा था महंगा लेकिन जब आप बेचने गए हैं तो अब वो सस्ता बिक रहा है। दिस इज कॉल्ड प्राइस रिस्क। इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स, a transfer of funds between suppliers and users of funds through a financial intermediary। कि ठीक है आपने डायरेक्टली नहीं बेचा लेकिन आपने एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी को इन्वॉल्व किया कि आप हमारे ट्रांसफर कर, जैसे कि पहली बार शेयर इशू करने के लिए अंडरराइटर को हायर कर लेती है कंपनी कि आप हमारे शेयर इशू कर दें।
नाउ कम्स इन द सर्विसेज या परफॉर्म्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो नंबर 1 मॉनिटरिंग कॉस्ट। Aggregation of funds in a financial institution provides greater incentive to collect a firm's information and monitor actions। ठीक है, जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी को कर्जा देता है तो ज्यादा इंसेंटिव होता है कि वो किसी को वहां पर हायर करें जो उसको मॉनिटर करे, जो मैनेज करे उस फंड्स को। जबकि अगर 1000 लोग उसको कर्जा दें तो वो एक बंदा मॉनिटर करें, उसको फीस दे, सैलरी दे। यहाँ तो अगर आपने एक गार्ड रखना है तो उसकी सारों को अगर 100 रुपया देना तो वो देने को तैयार नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा कि जी वो एक बंदा रखें, हायर करें 1000 लोग और उसको कहेंगे कंपनी में हमारा ख्याल रखना कि हमारे पैसे लगे हुए हैं, डूबे ना। लेकिन जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हायर करते हैं उसका रोल होता है कि जी यहाँ पर इंश्योर करेंगे जी कुछ पैसे बने, हमारा भी पैसे बने और फिर लोगों को भी पैसे बने जिन्होंने पैसे हमें दिए गए। The relatively large size of a financial institution allows this collection of information to be accomplished at a lower average cost, economies of scale मिलती है इससे। क्योंकि अगर आप हजारों लोग होंगे वो ढूंढ रहे होंगे इन्फॉर्मेशन की कंपनी सही चल रही है कि नहीं, उसके लिए मुश्किल होगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसके पास रिसोर्सेज, उसके पास कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उसके पास एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, तो वो सस्ते में ये काम कर सकता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक और बहुत बड़ी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी और प्राइस रिस्क। ये लिक्विडिटी और प्राइस रिस्क आपको प्राइस रिस्क के प्रोटेक्शन देते हैं और लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। आप जब चाहे इनके पास कि जी मैंने ये एसेट बेचना है जाकर बेच दें और वो आपको वही प्राइस देंगे जो मार्केट में उसकी होगी। ये नहीं हो सकता कि आपने एसेट खरीदा और बाद में वो कहें जी ओ हो यार अभी तो पैसे नहीं। जैसे आप मकान अगर बेचने जाते हैं, कभी जरूरत है, बहुत जरूरत कैश की पड़ गई है, तो वो कहेगा जी अच्छा यार ये 20 लाख का है लेकिन यार मेरे पास तो अभी 10 लाख ही पड़ा है सिर्फ, तो अर्जेंसी के अंदर आपको सस्ते में देना पड़ जाता है। तो ये आपको लिक्विडिटी भी देते हैं और प्राइस से बचाते भी हैं। Financial institutions provide financial claims to household savers with superior liquidity attributes and the lower price risk। ठीक है, and with lower price risk। Transaction cost services, ठीक है, similar to economies of scale in information provision costs and financial institution size can result in economies of scale in transaction cost। अगर आपको खुद ये ट्रांजेक्शन है, मैं जी यहाँ से जाऊंगा कराची, वहां जाकर अपना शेयर बेचूंगा, तो मेरे लिए पूरी एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट पड़ जाएगी, उसकी 100 शेयर के इतनी कॉस्ट बेयर कर लूंगा, फिर नया खरीदना, फिर गया, फिर दोबारा कॉस्ट लग गई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, बंदा वहीं पर बैठा है, वो एग्जीक्यूट करके आपको बताएगा ये हो गया, तो कॉस्ट कम पड़ती है ट्रांजेक्शन की। मेच्योरिटी इंटरमीडिएशन, कि मेच्योरिटी के ऊपर जी अब मैंने मामला हल करना है कि जी इतने पैसे इसको देने, इसने इसको देने हैं, तो वो उसके अंदर इंटरमीडिएट कर देता है और ये पैसे ट्रांसफर कर देता है। अगर मुझे करने पड़ जाएंगे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जाके भाई इतने मेच्योर हो गए, इसके पैसे तो याद रखना, पैसे लेना। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन बेटर बेयर द रिस्क ऑफ mismatching the maturities of their assets and liabilities, की assets liabilities की maturity different है तो उसको ज्यादा better वो manage भी कर सकते हैं। Denomination intermediation, financial institutions such as mutual funds allow small investors to overcome constraints to buying assets imposed by large minimum denomination size। ठीक है, अब लाइक यूएसए के अंदर है तो आप 5000 या आई थिंक $1000 या $5000 से कम की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, या $15000 है, पता नहीं मुझे याद नहीं, 5 या $15000 था, इससे कम की इन्वेस्टमेंट नहीं। तो इसके वजह से कम पैसे वो क्या करे, शेयर तो एक कंपनी का $100 का या $10 का भी मिल रहा है, $1 का भी मिल रहा है, वो लेना चाहता है कि मेरे पास $1000 तो है, $500 तो है, लेकिन नहीं ले सकता। तो म्यूचुअल फंड जैसे इसकी जगह पे आ जाते कि फिर आप म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं, तो आपको $1000 वाली ये $5000 वाली या $15000 वाली मिनिमम से छुटकारा मिल जाता है। इस तरह से सर्विसेज बेनिफिटिंग द ओवरऑल इकोनॉमी, ये तो थे कि जनरल जो फंड्स के थ्रू बेनिफिट्स मिल रहे थे, जो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो बेनिफिट्स मिलते हैं। मनी सप्लाई ट्रांसमिशन, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस आर द कंडक्ट थ्रू व्हिच monetary policy action impact the rest of the financial system and the economy in general। कि अगर बैंक्स जैसे कि गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करनी है कि इंटरेस्ट इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रही है, तो गवर्नमेंट चाहती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, उसके लिए वो तय करती हैं कि जी हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। अब लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे बैंक में रखवाएंगे कि ज्यादा रेट रिटर्न मिल रहा है, तो आपने मार्केट में से पैसा खींच लिया। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि जी इकोनॉमी के हालात बड़े टाइट हैं, बहुत मुश्किल हो गई है, कंपनीज नहीं आ नहीं रही, प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो जी इंटरेस्ट रेट घटाओ, लोग बैंकों में पैसा रखने की बजाय इन्वेस्ट करें, खर्च करें। ठीक है, तो उसके थ्रू आप इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं, मार्केट में पैसा फ्लो करते हैं। इसी तरह से क्रेडिट एलोकेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर
often viewed as the major and sometimes only source of financing for a particular sector of the economy, such as farming and residential real estate. अब कोई भी फार्मिंग के ऊपर या रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के ऊपर लोन नहीं दे रहा होता इतना इजीली, बहुत ज्यादा इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, एक्सेप्ट दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक वगैरह से लोन मिल रहा होता है। इंटरजेनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर, दिस इज आल्सो समथिंग दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको इसमें हेल्प करते हैं। Financial institutions, especially life insurance companies and pension funds, provide savers with the ability to transfer wealth from one generation to the next. ठीक है कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने में ये हेल्प करते हैं। जैसे कि आपके पास इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस आपने ले लिया या पेंशन फंड से तो आपने पैसे लिए हैं, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ये वेल्थ का ट्रांसफर कर देते हैं। एंड पेमेंट सर्विसेज, द एफिशिएंसी विद व्हिच depository institutions provide payment services directly benefit the economy। ठीक है कि ये जो पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि जी आपने किसी को पेमेंट करने की बात सोचते जा रहे हैं कि ये पेमेंट मैं कैसे करूंगा, वो वहां रहता है, मैं यहाँ पर हूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आपने 1 मिनट में ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर कर दिया, वेरी इजी। पहले आपको कैश लेकर जाना पड़ता, रास्ते में कोई लूट लेगा, मेरे तो पैसे डूब गए, फिर मेरे पैसे भी गए, बहुत बड़ी पेमेंट है, कैसे जाएगी। ठीक है, तो आज भी सिस्टम्स हैं, जैसे कि ये मुझे पता नहीं इनको क्या कहते हैं, जो लोग ये गोल्ड स्मिथ्स के लिए डायमंड्स वगैरह की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, डायमंड या गोल्ड के बड़े बार इस तरह की कोई चीज होती है, तो आम लोगों की तरह ट्रस्ट होकर आम लोगों के अंदर किसी एक छुपी हुई पॉकेट में वो डायमंड्स या गोल्ड वगैरह डाल लेते हैं। आम ट्रेन पे, आम बस पे ट्रैवल करते हुए वो दूसरे शहर पहुंचते हैं, जहां पर उसको पहुंचाना होता है वहां पहुंचा देते हैं और अपनी फीस चार्ज करते हैं। लेकिन इट इज वेरी कॉस्टली। अगर आप जो चीज इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं पेमेंट ट्रांसफर, वो इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं, दैट इज इजियर। डेलीगेटेड मॉनिटर, an economic agent appointed to act on behalf of a smaller investors in collecting information and or investing funds on their behalf। कि आप किसी को हायर कर दे, छोटे छोटे इन्वेस्टर मिलकर किसी एक को हायर करोगे, तुम इसको मॉनिटर भी करोगे और हमारे बिहाफ पे पैसे इन्वेस्ट भी करोगे, डेलीगेटेड मॉनिटर होता है वो। एसेट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, एसेट ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, financial claims issued by a financial institution that are more attractive to investors than are the claims directly issued by the corporations। कि जब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए एज कम्पेयर टू कि कंपनी खुद इशू करे, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक इंटरमीडिएरी के तौर पे पर अपनी रेपुटेशन बहुत रखता है इसमें। जब वो करेगा तो पता होगा हाँ भाई इसने कुछ चीजें सारी चेक कर ली होंगी। जब कंपनी डायरेक्टली इशू कर रही हो कहेंगे यार कंपनी का क्या भरोसा, इसने सारे काम सही से किए हैं कि नहीं, जो कह रहे हैं वो करेंगे भी कि नहीं। डाइवर्सिफाई, ये मैंने आपको अभी समझा दिया कि डाइवर्सिटी क्या होती है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई हम कैसे करते हैं। The ability of an economic agent to reduce risk by holding a number of securities in a portfolio. Economies of scale, the concept that cost reduction in trading and other transaction services results from increased efficiency when the financial institutions perform these services। तो अगर एक ट्रांजैक्शन सबने करनी है तो सबको अलग अलग करनी पड़ेगी, बैंक ने एक साथ ही एक सिस्टम के थ्रू कर देनी, तो एक सिस्टम उसको सस्ता पड़ता है। अब हम सब स्विफ्ट का सिस्टम लेने जाएं तो हम सबको महंगा पड़ेगा ना। हम एक बैंक के पास जाएंगे, उसने एक सिस्टम दिया, हम हजारों लोग जाके उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसने तो एक ही फीस पे करनी है। ई ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑन द इंटरनेट, ये ई ट्रेडिंग होती है कि आप इंटरनेट के थ्रू शेयर्स खरीद लें और बेच दें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये अभी कवर नहीं हो सकेगा, ये जरा डिटेल में डिस्कस होने वाला टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे।